हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी डिकोड सीरीज एक बार और लेकर आ गए हैं हम वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर के अंदर हम एनर्जी कंजर्वेशन और पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, ये जो एग्जांपल था वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में एज अ होमवर्क दिया था। आइए एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन के अंदर एक बॉल थी, वो बॉल एक पर्टिकुलर स्पीड से आई और इस स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया x नॉट। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर वो एक्सपेंशन निकालना था या वो कंप्रेशन निकालना था जिसके अंदर जब इस बॉल की स्पीड एक्चुअल स्पीड से हाफ रह जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल? जो कि इनिशियल थी। धीरे धीरे बॉडी कंप्रेस करेगी स्प्रिंग को तो ऑब्वियस स्पीड तो कम होनी ही होनी है, और वो स्पीड जब हाफ रह जाएगी तब इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि हमें लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। जब भी स्पीड और स्प्रिंग की बात हो जाए तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वर्क डन बाय द स्प्रिंग, क्योंकि यहां पर एक ही फॉर्मूला है, एक ही फोर्स है। राइट, हां और भी फोर्सेस हैं, ग्रेविटी भी है, नॉर्मल भी है, बट डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रही है कि उनका वर्क डन काउंट नहीं करेंगे। वर्क डन केवल काउंट होगा स्प्रिंग का। स्प्रिंग का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। आइए इन दोनों केसेस को समझ लेते हैं। फर्स्ट केस जो क्वेश्चन में दिया गया है कि बॉल आती है उसको मैक्सिमम कंप्रेस कर देती है, तो वर्क डन स्प्रिंग में कितना होगा? याद कीजिए वर्क डन बाय द स्प्रिंग का फॉर्मूला, बिल्कुल सही, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। x1 इनिशियल जो कि नेचुरल लेंथ पे था तो 0 जाएगा, फाइनल जो है वो आपका था x नॉट, तो यहां पे आ जाएगा वर्क डन बाय द स्प्रिंग माइनस हाफ के x नॉट का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बॉल की हो चुकी है 0, इनिशियल कुछ ना कुछ थी, हाफ mu स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा, कोई एक रिलेशन आ जाएगा, के एक्स नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू mu स्क्वायर। बट सेकंड केस देखते हैं क्या हो रहा है। सेकंड केस में वही बॉल आ रही है, अब इसको नेचुरल लेंथ से उसने x कंप्रेस किया। उस स्थिति में, जिस स्थिति में ये x कंप्रेस होके है, उस समय इसकी स्पीड u/2 है, मतलब इनिशियल स्पीड से आधी हो गई है। आइए यहां पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क डन बाय द स्प्रिंग, यहां पर आप ऐसे बोल दीजिए मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया, यहां पर नेचुरल लेंथ से x कंप्रेस कर दिया, हमें x ही चाहिए था, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत में स्पीड u थी, बाद में स्पीड u/2, उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस ले लिया। अब इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और तुरंत आपके पास x इन टर्म्स ऑफ x नॉट आ जाएगा। आप यहां से हाफ mu स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ k एंड x नॉट का स्क्वायर, तो आपसे तुरंत यहां से x इन टर्म्स ऑफ x नॉट आ जाएगा, विच इज √3/2 इंटू x नॉट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, दो इक्वेशन से हो गया, 2 बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आपके लिए एक एग्जांपल और लेके आया हूं मैं। ये एग्जांपल एनसीईआरटी का है। राइट, इसमें एनर्जीज डिफाइंड है। आपको ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है एज इट इज एनसीईआरटी का है, और आप यकीन नहीं करेंगे इसी में से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला गया है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ वन बॉन्ड ऑफ डीएनए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। डोंट वरी, क्वेश्चन के अंदर जूल में एनर्जीज गिवन थी, आपको केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था। ये देखिए, ये जो डाटा है ये मैं उस टेबल से लेके आया हूं जो टेबल एनसीईआरटी में दी हुई थी। बहुत सारे कंटेंट्स दिए होते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये टेबल याद करनी क्या? नहीं, नीट ने इसको प्रूव कर दिया कि टेबल याद नहीं करनी है, आपके टेबल के कंटेंट्स आपको यहां पे मैंने दे दिए हैं कि टिपिकल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ये है, एनर्जी टू ब्रेक वन बॉन्ड डीएनए ये है, डेली फूड इनटेक ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट ये दे रखे इन टर्म्स ऑफ जूल। इवन दो अर्ग और जूल में रिलेशन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन, कैलोरी और जूल, ये भी टेबल वहां आपको दी हुई है। ये हमें याद करना है, खासकर ये वाली ब्लैक बॉक्स वाली।
ये जो येलो कलर से बनाई हुई है ये तो कंटेंट आपको क्वेश्चन में गिवन था और उस साल भी क्वेश्चन के अंदर ये वाली टर्म गिवन थी। यस, तीनों क्वेश्चन नहीं आए थे, केवल एक आया था डीएनए के वन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में दे रखा था। दिस वन बहुत इजी क्वेश्चन था, आओ डिस्कस करते हैं। यस, यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल दे रखा था। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आपको 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जूल इस नंबर का डिवाइड करना था। तुरंत आपके पास आएगा आंसर 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से, राइट, ये कन्वर्जन फैक्टर है। ओके, नाउ बी पार्ट में था द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल इज, ये भी जूल में दे रखा था, इसको भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था। स्पेशल नंबर 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड करते ही आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू मिलने वाली थी, राइट। तो एक तरह से कन्वर्जन फैक्टर एनसीईआरटी ने समझाया और उस पर नीट पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ऐसे ही एवरेज ह्यूमन कंजप्शन इन अ डे, तो उसने दे रखा था 10⁻⁻7 जूल, उसको भी हमें कन्वर्ट करना था किलो कैलोरी में। तो आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए कि जूल को किलो कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करना है, 4.2 × 10⁻³ का डिवाइड करोगे, किलो कैलोरी में आंसर आ जाएगा 2400 किलो कैलोरी। इसमें एनसीईआरटी ने एक लाइन और दी है, वो मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहूंगा, कई बच्चे उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। दैट इज अ पर्सन कंज्यूमिंग 2400 कैलोरी। ध्यान से, जल्दीबाजी में हम बोलते हैं कि इतनी कैलोरी हमने यूज की, या फिर जब हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमारी स्मार्ट वॉचेस बताती है कि इतनी कैलोरी आपने बर्न कर ली है। एक्चुअली में जो कैलोरीज हैं, ये वर्ड इम्प्रॉपर है। प्रॉपर वर्ड है आपका किलो कैलोरी। यदि किसी आदमी को 2400 कैलोरी खाना दोगे, राइट, तो वो जी ही नहीं सकता। एक दिन में 2400 कैलोरी खाना दोगे, वो जी नहीं सकता। दैट मीन जो परफेक्ट वर्ड है वो है 2400 किलो कैलोरी। हम जो डेली लाइफ में कैलोरी करते हैं, एक्चुअली वो कैलोरी नहीं होती, वो फूड कैलोरी होती है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फूड कैलोरी एंड कैलोरी? दिस इज 1 फूड कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। फिजिक्स में हम जो कैलोरी टर्म यूज करते हैं और डेली लाइफ में यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। हमें यूज करना चाहिए फूड कैलोरी, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो टर्म होनी चाहिए फूड कैलोरी, और एक फूड कैलोरी होती है 1000 किलो कैलोरी। ठीक है, तो यदि यहां पर आंसर 2400 किलो कैलोरी है, तो इसको आप लिख सकते हो 2400 फूड कैलोरी। ओके, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई है करते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। एक ब्लॉक को उठाकर ऊपर ले गए एक पर्टिकुलर हाइट तक, राइट, अज्यूम दैट कोई पर्टिकुलर हाइट है इनिशियल से फाइनल तक, लेके गए हम स्लोली। ये वर्ड बच्चे भूल जाते हैं। और यू कैन से विदाउट एक्सेलरेशन, और यू कैन से कांस्टेंट वेलोसिटी। ये 3 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड ले सकते हो। ऐसा क्यों, अब देखते हैं। इस पार्टिकल को इस पर्टिकुलर हाइट तक पकड़ने में कितना फोर्स लग रहा है। आओ बात करते हैं अप्लाइंग WET। WET मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करता है। आप मुझे बताइए, क्या इसमें ग्रेविटी लग रही है? यस, तो ग्रेविटी का वर्क डन होगा। यहां से यहां तक गए थे तो फोर्स लग ही रहा है। क्या हमारे हाथों ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया? ऑब्वियस, तभी तो सर ऊपर गए। एफ एक्सटर्नल, हमारे हाथ द्वारा जो ब्लॉक पर फोर्स लगाया गया है उसको हम एक्सटर्नल एजेंट काउंट कर रहे हैं। एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल का वर्क डन काउंट कर लिया, 2 ही वर्क डन थे। एंड वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ, क्या हमने यहां से यहां तक मोशन में स्लोली, दैट मीन यूनिफॉर्म और यू कैन से कांस्टेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन 0 रखा है? हाँ। तो क्या स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी? बिल्कुल। यदि स्पीड कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आएगा? 0। एनर्जी में हमने कोई चीज, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया। अब आप यहां से देख सकते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, राइट। और जो एक्सटर्नल वर्क डन हमने किया वही हमारी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाती है। तो डेल्टा यू जो फॉर्मूला है, आपने जो सुना होगा या समझा होगा, वो है -W ग्रेविटेशनल।
ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करते, और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस का यदि आप नेगेटिव टर्म ले लोगे यू विल हैव डेल्टा यू। लेकिन बच्चे ये तीन में से कोई एक कंडीशन भूल जाते हैं, ध्यान रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की डेफिनेशन में इंक्लूड है, राइट। चलिए आजकल क्वेश्चंस वैसे मैं बता दूं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं थ्योरेटिकल, डेफिनेशंस आ रही है, तो मैं थ्योरेटिकल आपको पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। वर्क डन बाय द ग्रेविटी को आप लिख सकते हो माइनस डेल्टा यू, और यू कैन से वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। ओके, आइए, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स कहां था, mg नीचे, उसके जो अगेंस्ट फोर्स किया किसने किया, हमने किया, राइट, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से किया, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। एक वर्ड बच्चे ये भूल जाते हैं, कई बार बच्चों से बोला जाता है सर हम तो कर लेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, हमें मालूम है ग्रेविटी ने वर्क डन किया है mgh, माइनस में माइनस आपका फॉर्मूला आ रहा है, माइनस इंटू माइनस mgh आ जाएगा। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, तो फिर किसका है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक है सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ध्यान रखो यदि आप यहां फाइनली पोटेंशियल एनर्जी mgh बोल रहे हो तो यहां पर आपको जीरो बोलना पड़ेगा। यदि आप जीरो यहां नहीं बोल रहे हो, यदि आप यहां पर पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी, क्या देखिए या ये खुद इनिशियल एक पर्टिकुलर हाइट पर नहीं है, दैट मीन क्या यहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, हो सकती है। यदि क्वेश्चन में यहां पर लिख दिया उसने पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस 10 जूल हो जाएगी। यदि यहां पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है तो वहां हो जाएगी mgh प्लस 20। इसलिए डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है, चेंज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। क्लियर? ओके, अब ये हमने डिफाइन कर दिया कि जो भी हमने वर्क डन किया W एक्सटर्नल वो भी आप निकाल सकते हो, वही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन U फाइनल माइनस U इनिशियल। ओके, आगे इसको मैं स्प्रिंग में भी समझाना चाहूंगा। एक स्प्रिंग है जो कि नेचुरल लेंथ पे रखी हुई है और ये जुड़ी हुई है एक रिजिड सपोर्ट से, राइट। अब मैं इस स्प्रिंग पर एक F एक्सटर्नल लगाऊंगा, जैसे जैसे F एक्सटर्नल लगाऊंगा, यस, स्लोली स्लोली स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा और मैंने एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन दे दिया। एज वी नो दैट डेल्टा यू जो होता है वो W कंजर्वेटिव का नेगेटिव साइन के इक्वल होता है। यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, यस, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो स्प्रिंग फोर्स ने जो भी वर्क डन किया उसका नेगेटिव साइन वी विल हैव डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग का नेगेटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से स्टार्ट किए तो अभी हमने फॉर्मूला आया था माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। उसमें माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव प्लस टर्म और ui आ जाएगा एडिशन। कई बच्चों से पूछा था कि x एक्सपेंशन हो रहा है, बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बच्चे बोल देते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, नहीं, प्लस ui भी बोलना है। वेयर ui इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोजीशन थी आपकी नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ पर जो पोजीशन है उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जनरली हम जीरो मान लेते हैं और जीरो मानकर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर दे देते हैं। तो याद जरूर रखिएगा कि टेकिंग रेफरेंस एट नेचुरल लेंथ ui इक्वल्स टू 0, गलती से यदि उसने ui की पोटेंशियल एनर्जी कुछ दे दी, अज्यूम दैट 10 जूल दे दी, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा USP इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 10 जूल। 20 जूल दे दिया नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है, और बताइए एक्स एक्सपेंशन होने के बाद कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो भी आपको बोलना पड़ेगा ये फॉर्मूला नहीं आएगा, फिर ये आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 20 जूल। समझे? चेंज डिफाइंड है। यदि आप एब्सोल्यूट जाओगे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर तो रेफरेंस की नीड पड़ती है। क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम जनरली ui को 0 मान लेते हैं, बट ये बात क्वेश्चंस करते करते बच्चे भूल जाते हैं। एनसीईआरटी से उठा के लाए हैं, पॉइंट्स ऑफ पॉइंटर में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। कभी भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है, फोर्स पूछा है x इक्वल्स टू 2 पर। कैसे करते हैं? तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको फोर्स निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। यहां पर आप देख सकते हो u जो है केवल x पर डिपेंडेंट है, तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो केवल u का x पर डिपेंडेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आइए, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक तरह का पर्टिकुलर या डेफिनेट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बन जाता है कब? जब u केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो, दैट मीन x। ओके, आई थिंक मेरे से पहले आप सॉल्व कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख सकते हो, राइट? चलिए मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। एफ सी वैक्टर इक्वल्स टू माइनस, डिफरेंशिएशन करना सिंपली, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 आई कैप। अब इसने फोर्स नहीं बोला है, x इक्वल्स टू 2 पर फोर्स बोला है। कई लोग पहली वैल्यू रख देते हैं, कांस्टेंट आ जाता है, डिफरेंशिएट करते हैं, जीरो पता नहीं कुछ भी कर रहे होते हैं। पहले आपको फोर्स निकालना है, देन वैल्यू पुट करनी है x की। क्या मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं? 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यू विल हैव ओनली आई कैप। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, राइट। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम शॉर्ट नाम देते हैं COME। क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? पहली बात तो ये, मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और ये कब वैलिड होता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो और कोई फ्रिक्शन ना हो, दैट मीन एक्सटर्नल वर्क डन ना हो और आपका नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन ना हो। उन दो केसेस में, इस केस के साथ यदि आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं, वर्क डन जीरो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है ऐसे मानो, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज जीरो, केवल आपको कंजर्वेटिव वर्क डन मिलेंगे। कंजर्वेटिव वर्क डन मिलेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू और डेल्टा के ई को इक्वल कर देता है। डेल्टा यू होता है हमेशा फिजिक्स में डेल्टा मतलब चेंज, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस है तो यू आई माइनस यू एफ, उधर जाएगा के एफ माइनस के आई। इनको रीअरेंज करके आई मतलब इनिशियल टर्म एक तरफ, फाइनल टर्म एक तरफ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है के प्लस यू कॉन्स्टेंट इनिशियली और फाइनली। यहां देख लो, के प्लस यू क्या है? ई मतलब मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट है। या तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट बोल दो या उसका चेंज जीरो बोल दो, राइट? या दोनों। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई है के प्लस यू, मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, दोनों ऐड होकर जीरो हो जाएगा। इसको इस प्रकार भी देख सकते हो कि यदि कहीं पर सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, डेल्टा के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। यदि कहीं पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, दोनों रिवर्स में चलते हैं। गेन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन और लॉस, सॉरी लॉस और गेन उल्टा हो गया, गेन लॉस लॉस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? कभी कभी क्या होता है, वैसे ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में नहीं आता है, फिर भी कभी कभी आपके पास मैकेनिकल जो एनर्जी है, कभी कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी रहते हैं। तो यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस रहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसमें ये काम आ जाता है, राइट? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। यदि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो उस केस के अंदर तो आपको वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो रखना होगा, अपने आप आपके पास ई कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन कभी कभी यदि आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट मीन फ्रिक्शन आ जाए, फ्रिक्शन का वर्क डन पूछ ले, ऐसे क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको। एक जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे इस सेशन के साथ, जो आपको लिंक दी गई होगी, वहां से आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट? हियर WNC क्या है? वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये जो एग्जांपल है वो स्प्रिंग का है। यस, 3 सिचुएशंस मैं लेके आया हूं, ध्यान दीजिएगा। ये स्प्रिंग के साथ में एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ये नीट में आ चुका है। ये आपकी नेचुरल लेंथ, ये है आपका मैक्सिमम
एक्सपेंशन, ये है आपका मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, यदि आप स्प्रिंग को मैक्सिमम एक्सपेंशन से छोड़ दोगे तो आपको मालूम है टू एंड फ्रो मोशन करेगी, क्योंकि ये इसकी नेचुरल लेंथ इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हॉरिजॉन्टली कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स एक बार लगाया छोड़ दिया, कोई एक्सटर्नल वर्क डन भी नहीं है। दैट मीन नो एक्सटर्नल वर्क डन, नो फ्रिक्शन, तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? लाइक दिस, E इक्वल्स टू K प्लस U कांस्टेंट। अब आप देखिए, यदि आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं और मैक्सिमम एक्सपेंशन से इस बॉडी को छोड़ रहे हैं, तो वहां पर स्पीड मैक्सिमम एक्सपेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों पर वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। राइट, दोनों पर वेलोसिटी आपकी जीरो है। अब आप आगे समझिएगा, यहां से आपने इस बॉडी को छोड़ा, ये आया अंदर की तरफ, धीरे धीरे अंदर आ रहा है, नेचुरल लेंथ पे आ रहा है। नेचुरल लेंथ पे आने पर क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये देखिए, मैक्सिमम से नेचुरल लेंथ पर आ रहा है, x इक्वल्स टू 0, मैक्सिमम एक्सपेंशन से आया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी बढ़ी बढ़ी। पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, फॉर्मूला भी आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ kx²। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। यदि पोटेंशियल एनर्जी का कर्व पैराबोलिक है तो काइनेटिक एनर्जी का कर्व भी पैराबोलिक होगा, ताकि दोनों का एडिशन किसी भी इंस्टेंट पर, मान लीजिए इस इंस्टेंट पर जितना k है उतना u है, दोनों का एडिशन E होगा। मान लीजिए कि इस इंस्टेंट पर यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इतनी सी है, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इतनी सारी। इन दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल हैव E कांस्टेंट। हर इंस्टेंट पर E आपका कांस्टेंट होगा, चाहे आप नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन की तरफ हो या कंप्रेशन की तरफ हो। काइनेटिक एनर्जी आपकी पहले नेचुरल लेंथ तक आते आते बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन की तरफ जाते जाते कम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी पहले आपकी मैक्सिमम एक्सपेंशन से नेचुरल लेंथ तरफ आते आते कम होगी, और फिर कंप्रेशन तरफ जाओगे तो फिर बढ़ेगी, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। बट किसी भी इंस्टेंट पर K प्लस U कांस्टेंट मिलेगा। ये ग्राफ आ चुका है, एनसीईआरटी का ही है, वहीं से उठा के लेके आया आप लोगों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यही मैंने एक्सप्लेन किया है कि पोटेंशियल एनर्जी यदि कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यदि कहीं पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और दोनों का एडिशन, दैट मीन E विच इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, एक एग्जांपल है, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा ये E कांस्टेंट कैसे होता है। ये देखिए, एक बहुत डिफरेंट सी शेप लेके आया हूं। ए पार्टिकल एक पोजीशन से छोड़ा गया, एक पार्टिकल ए पोजीशन से छोड़ा गया, और ये जैसे छोड़ा तो ये घूमते घूमते, फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं, किसी ने जोर से फेंका नहीं है, इनिशियल स्पीड 0 है, ये सी पर पहुंच गया और आपसे बोला गया बताइए सी पर स्पीड कितनी है। जैसे ये सी पर पहुंचा, स्पीड कितनी है, दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, आप सोचिएगा। स्पीड बोली है, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या यहां पर एक्सटर्नल फोर्स है, क्या यहां फ्रिक्शन है? तुरंत यदि ये चीजें दिमाग में आ जाए कि दोनों नहीं है तो वर्क डन भी नहीं होगा, तो तुरंत आपका कौन सा वर्क डन नहीं होगा? एक्सटर्नल का नहीं होगा, और नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन का नहीं होगा, है ही नहीं यहां पर। तो आप सीधा लगा सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। राइट, मैं लिख के भी लेके आया हूं, ये देखो। ओके, अब आप लगाओ, बताइए यहां से यहां तक आने में क्या स्पीड बढ़ी? हां सर स्पीड बढ़ी। यहां कितनी है? 0, वहां कितनी है? V। अज्यूम दैट V, और हमें V निकालना है, तो जाएगा हाफ mv² का चेंज आया। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ? सर यहां तो हाइट ज्यादा थी, यहां ज्यादा थी पोटेंशियल एनर्जी, यहां कम है, चेंज कितना आया? सर mgh, वेयर h इज डेल्टा h, h वहां पे क्या लोगे? चेंज लोगे। चेंज कितना है? यहां हाइट कितनी है? 10, वहां कितनी है? 3, तो डिफरेंस कितना आया? 7 का। सीधा आप लगाओगे mg डेल्टा h, वो माइनस इसमें इंक्लूड हो चुका है, काउंट मत करना। चेंज कितना हुआ? अमाउंट बराबर कर रहे हैं, इसमें तो इंक्रीमेंट हुआ और इसमें डिक्रीमेंट हुआ, आ ही रहा है ना डिक्रीमेंट, तो बार में माइनस का सिंबल क्यों यूज करें? मॉड इक्वल करो। चेंज देख लेना, एक में इंक्रीमेंट हो रहा होगा, एक में डिक्रीमेंट, और उनके अमाउंट बराबर करने हैं, कर दो, m से m कट गया, v आ गया आपका अंडर रूट में 2g डेल्टा h।
फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, आई नो दैट। डेल्टा एच कितना हुआ, 10 में से 3 गए तो 7 रख दो यहां पर, 7 × 2 14, जी की लगभग 10, 140। वी की वैल्यू अंडर में 144 होता तो 12 लिख देते, तो 11.9 समथिंग लिख सकते हो, अप्रॉक्स 11.9 मीटर पर सेकेंड। इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं आते, फिर भी 11.9 लगभग, राइट। कितनी जल्दी आंसर आ गया। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहीं इंक्लूड कर लिया है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है क्या? किसी एक पार्टिकल को वर्टिकल प्लेन में घुमा दो, घूमता रहेगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, आप खुद देखिए, ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी, जब नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, स्पीड कम हो जाती है। क्या कहा था? पोटेंशियल एनर्जी जहां बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। आइए डिस्कस करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। वर्टिकल प्लेन में होती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, क्योंकि यहां हम फ्रिक्शन अज्यूम नहीं कर रहे हैं एयर का, राइट, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं। सर बिना एक्सटर्नल एजेंट ये कैसे घूम रहा है? हाँ, एक बार धक्का मार दिया, बस मोमेंट्री इंपल्स दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थोड़ा हम इसको हाथ पकड़ के घुमा रहे हैं, ये तो अपने आप घूम रहा है। ऊपर जाएगा स्पीड कम होगी, फिर नीचे आएगा स्पीड बढ़ जाएगी, फिर ऊपर जाएगा स्पीड कम होगी, एंड सो ऑन। चलिए हम यहां से इसको v से एक इंपल्स दे देते हैं, दे दिया इंपल्स, मान लो ये 2 तक पहुंच गया। वैसे पूरा लूप कंप्लीट करेगा, बट मैं आपको 2 सिचुएशंस दिखा रहा हूं। 1 पर स्पीड मैंने v1 मान ली, और 2 पर टेंजेंशियल, ध्यान से पाथ के टेंजेंशियल v2 मान ली। ये एंगल वर्टिकल से हो गया थीटा, यहां हो गया l, राइट, ये l लेंथ हो गई, और ये हो गई हाइट h। ये l लेंथ हो गया, ये हाइट h हो गया। Now the speed at the one point is known as the speed at any another point can be determined। यदि आपको किसी एक पॉइंट पर स्पीड मालूम है, दूसरे पर स्पीड निकाल सकते हो। बताओ कैसे निकालें? आइए देखिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो, COME मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। शुरू में काइनेटिक एनर्जी, बाद में काइनेटिक एनर्जी, बाद की पोटेंशियल। रेफरेंस ये मान रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल 0। सॉल्व किया, आपके पास रिलेशन आ गया, v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh, वेयर h है आपका l प्लस l cos थीटा। ये देखिए, ये आपका l है, राइट। l के आप कंपोनेंट करोगे, एक तरफ cos एक तरफ sin, तो h आ गया आपका l प्लस l cos थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि आप एंगल यहां से अज्यूम करते हैं अल्फा, तो क्या मैं अल्फा को लिख सकता हूं 180 माइनस थीटा? यहां रखूंगा 180 माइनस थीटा, सॉरी, थीटा की जगह आप लिख सकते हो 180 माइनस अल्फा, और थीटा की जगह 180 माइनस अल्फा रख दोगे तो यहां बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। इट डिपेंड्स कि एंगल कहां से काउंट किया गया है। नॉर्मली बच्चे नीचे से एंगल काउंट करते हैं, राइट, वर्टिकल लाइन में नीचे से एंगल काउंट करते हैं। तो यदि इसको इस तरह से देखें तो 1 माइनस कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, बस इससे क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होंगे आइए देखते हैं। थीटा क्या है? एंगल ऑफ स्ट्रिंग विद वर्टिकल, और अल्फा क्या है? एंगल ऑफ स्ट्रिंग विद वर्टिकल बट फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। दोनों एंगल लिए मैंने इसके अंदर, नीचे से भी ऊपर से भी, बट मैं यहां पर एंगल अल्फा ही काउंट करूंगा, नीचे से ही काउंट करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज। आपसे क्या बोला गया है? नीचे नीचे की स्पीड दी गई है, आपसे A B C पर स्पीड पूछी गई है। सॉल्व करें, आओ। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले एनर्जी कंजर्व करोगे। 4 पॉइंट ए पॉइंट के लिए कौन सी एनर्जी कंजर्व करोगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करोगे। और क्या करेंगे? कितना एंगल है? 60 एंगल है, दिस इज योर अल्फा। एनर्जी कंजर्व करोगे। अभी हमने लास्ट पेज पे एनर्जी कंजर्व करके बनाई, वहां पर हमने देखा कि हाफ से हाफ कट गया था, एम से एम कट गया था, इस तरह की कोई इक्वेशन आ रही थी, राइट। तो यहां पर स्पीड कितनी है? ए पॉइंट पर va का स्क्वायर, राइट। और कितना ऊपर आया था? h हाइट ऊपर आया था। ये जो हाइट है ना, इसको मैंने h अज्यूम किया हुआ है, जिसका फॉर्मूला मैंने लास्ट पेज पे बनाया था, l ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा नीचे से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये v स्पीड नीचे की है। लास्ट पेज वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया यहां पर, और यहां से तुरंत आप va निकाल सकते हो। निकालें va,
राइट। एच क्या है? L 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा कितना है? 60। वी निकालोगे, इस टर्म को इधर लेके आओगे, वी स्क्वायर, वी आपको देखा 10, सॉल्व करोगे, यू विल हैव अंडर 90 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब एक काम करते हैं, दूसरे केस तरफ चलते हैं, पी पॉइंट नंबर बी पर। बी पर क्या होने वाला है? चलो बी पर पहुंचते हैं। कितनी हाइट है? आप हाइट निकाल सकते हो, स्पीड आपको दे रखी है, एनर्जी कंजर्व करने पर यह फॉर्मूला आया था, ये v इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, v भी आपका फाइनल पॉइंट पर स्पीड का स्क्वायर और प्लस 2gh, राइट, वेयर h इज द हाइट। क्या यहां पर हाइट जो है वो आपको डायरेक्टली l नहीं दिख रही है? क्यों? हम एंगल से करेंगे, h की जगह हम l पुट कर देंगे, v भी निकाल देंगे, v स्क्वायर माइनस 2gl, वैल्यूज पुट करेंगे, √80 आना चाहिए, यस, √80 आंसर आ जाएगा। व्हाट फेवरेट एग्जांपल है। अब एक काम करते हैं, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी का है, वो रहा ऊपर 37। ध्यान से, यदि ये थीटा इक्वल्स टू 37 है तो अल्फा क्या रखेंगे? अल्फा रखेंगे 180 माइनस 37। एंगल हमेशा नीचे से काउंट करना है, उसको आप कोई अलग नाम भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बार थीटा ऊपर वाले को नाम दो, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा वी स्क्वायर इक्वल्स टू वीसी स्क्वायर, वीसी फाइनल पॉइंट, उसकी हाइट कितनी थी? अब हाइट का फॉर्मूला आपको मालूम है, 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा क्या है? नीचे से एंगल 180 माइनस 37। कॉस की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, यदि इसको सॉल्व करोगे तो यहां प्लस आ जाएगा, कॉस 37 आ जाएगा, वैल्यूज पुट करोगे, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, वीसी चाहिए आपको, अंडर ले लेना, एंड यू विल हैव अंडर रूट 64। ए पॉइंट पर आया था यहां पर अंडर रूट 90, यहां आया था अंडर रूट 80, ऊपर आया था अंडर रूट 64। हां मैं इसको 8 लिख सकता हूं, बट मैं समझाना चाह रहा हूं कि स्पीड कम हो रही है, ऊपर जाते जाते स्पीड कम हो रही है, पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। एक पॉइंट और लिख के दिया, ये सारी लाइन एज इट इज मैं एनसीईआरटी से उठा के लाया हूं। एनसीईआरटी ने कहा कि यदि आपका जो पॉइंट नंबर डी है, विच इज दिस, यदि आपने पॉइंट नंबर डी पर पहुंचा ये पार्टिकल और यहां से स्ट्रिंग को कट कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? यस, एनसीईआरटी ने लिख के दिया है, यहां से ये पार्टिकल एज लाइक का, जैसे कि आप हॉरिजॉन्टल के अंदर, मैं उधर से दिखाता हूं, हॉरिजॉन्टल के अंदर पार्टिकल को फेंकते हो तो वो एक पैराबोलिक शेप क्रिएट करता है, यस, तो यहां से ये पैराबोलिक शेप क्रिएट करता हुआ कहीं ना कहीं गिरेगा। ओके, यदि आप यहां से कट कर दोगे तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है, राइट। चलिए, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द लूप, पूरा लूप कंप्लीट करना है, उसकी कंडीशन क्या है? तो आप समझ लीजिए, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप ऊपर पहुंचते हो तो ऊपर पहुंचते पहुंचते आपकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड इतनी कम हो जाती है कि ऊपर आपका जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो भी कम हो जाता है। टेंशन कितना कम कर सकते हो? सर टेंशन ही तो सेंटीमीटर फोर्स है, यस, तो टेंशन जीरो हो सकता है। सर टेंशन जीरो हो गया तो सेंटीमीटर फोर्स जीरो हो जाएगा, तो फिर बॉडी मूव कैसे करेगी सर्किल में? कोई बात नहीं, ऊपर ही ऊपर हमारे पास mg भी है, टॉप पॉइंट पर हमारे पास mg भी होता है सेंटर की तरफ, तो उस समय mg इंस्टेंटेनियसली आपका mg जो है सेंटीमीटर फोर्स का काम कर जाएगा और आपकी बॉडी घूम जाएगी, और जैसे ही अगले पॉइंट पर आएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, तो जैसे आपको मालूम है जब बॉडी नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़कर वापस से टेंशन क्रिएट हो जाता है और वो बॉडी वापस से सर्कुलर मोशन करने लग जाती है। तो केवल टेंशन टॉपेस्ट पॉइंट पर ही इंस्टेंटेनियसली जीरो कर सकते हो, दैट इज द मिनिमम केस टू कंप्लीट द लूप। लूप कंप्लीट करने के लिए आइए डिस्कस करते हैं। तो एक काम करते हैं, क्रिटिकल केस में टॉप पॉइंट पर टेंशन को जीरो कर लेते हैं और उससे कुछ नई नई कंडीशन निकाल लेते हैं। जैसे टॉप पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे, टॉप पॉइंट पर मान लो टेंशन है भी, तो टेंशन अंदर की तरफ होगा, mg नीचे, तो T प्लस mg इक्वल्स टू नेट फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, mg हो जाएगा माइनस, तो T आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, आर यहां पर L है, V आपका V टॉप है, माइनस mg, पर टेंशन हमने टॉपेस्ट पॉइंट पर तो जीरो कर रहे ना, चलो जीरो कर लो। कम से कम टेंशन कितना कर सकते हो? जीरो, तो स्पीड भी टॉपेस्ट पॉइंट पर मिनिमम कितनी होगी वो आ जाएगी इस इक्वेशन से, विच विल बी अंडर रूट GL। ध्यान रखोगे इस अंडर रूट GL को, ध्यान रखना बस,
ये लो आपके लिए, ठीक, ओके। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखकर, हमने क्या कहा था, किसी भी एक पॉइंट पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी एक पॉइंट पर यदि आपको स्पीड दे रखी है तो दूसरे पॉइंट पर निकाल सकते हो। लगाओ फॉर्मूला, v बॉटम का स्क्वायर इक्वल टू v टॉप का स्क्वायर प्लस 2gh। h यहां पर टॉपेस्ट पॉइंट कितना ऊपर होगा, 2l, सबसे लोएस्ट पॉइंट के रेफरेंस में वैल्यूज पुट करी, v टॉप की मिनिमम वैल्यू पुट करी तो v बॉटम की भी मिनिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहां से √5gl, राइट। एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट आपकी स्पीड √5gl के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो आप पूरा लूप कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं बीच में स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और आप लूप कंप्लीट नहीं कर पाओगे वर्टिकली, विल कंप्लीट द सर्किल। चलो आगे बढ़ते हैं, एक नोट लेके आए हैं, ये स्पीड लूप पूरा करने के लिए कम से कम स्पीड ये होनी चाहिए या उससे ज्यादा भी चलेगा। अब मैंने क्या किया है, सारे पॉइंट समराइज कर दिए। √5gl यदि लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड मिनिमम होती है तो बी पर पहुंचते पहुंचते सबको मालूम है ऊपर जाएंगे तो स्पीड कम होगी। ये क्रिटिकल केस के अंदर सारे फॉर्मूलेस दे रखे हैं। √5gl क्रिटिकल केस के अंदर नीचे स्पीड होनी चाहिए, टॉपेस्ट पर √gl, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके मैंने यहां पर भी स्पीड निकाली √3gl, एक ही हाइट पर स्पीड सेम होगी √3gl। अब बात यह है कि आप याद कर सकते हो 5gl, 3gl और gl अंडर रूट के अंदर 2gl का डिफरेंस आ रहा है। टेंशन निकालोगे, टेंशन के फॉर्मूलेस लगाकर आप आराम से टेंशन निकाल सकते हो। जैसे मुझे ए पॉइंट पर टेंशन निकालना है तो टेंशन अंदर तरफ है, वेट नीचे है, तो T माइनस mg बराबर mv²/r। v आपको दे रखा है, उसमें वैल्यू पुट करोगे तो यू विल हैव टेंशन TA = 6 mg। यहां 6 mg आएगा, यहां 3 mg आएगा, यहां तो हमने अभी 0 ही किया था, टेंशन 0। तो आप देख सकते हैं टेंशन में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 mg का आ रहा है, यहां से यहां पर 3 mg और यहां से यहां 3 mg। ऐसा क्यों लिया, ये स्पेशल पॉइंट इसलिए हो कि 90 का एंगल बन रहा है, तो हर 90 के बाद स्पीड के अंदर √2gl, अंडररूट के अंदर 2gl का डिफरेंस आता है, और टेंशन के अंदर हर 90 एंगल चेंज होने के बाद राइट आपका 3 mg का डिफरेंस आ रहा है यदि लोएस्ट पॉइंट का रेफरेंस ले तो। ठीक है, इन सारे वैल्यूज को याद करो, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ ही जाएगा और ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं पावर की। पावर से आप बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हो, पर ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज पावर। तो ये तो हमारी है एवरेज पावर का फॉर्मूला। बच्चे पता नहीं इसमें इंस्टेंटेनियस पावर क्यों काउंट कर जाते हैं, भाई टोटल वर्क डन, टोटल टाइम, उसका रेशियो आपका एवरेज पावर देगा। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आप स्मॉल वर्क डन निकालो, F.dr, स्मॉल टाइम डिवाइड करो, dr/dt आपका वेलोसिटी बन जाएगा। दैट्स व्हाई इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स टू F.v वेक्टर। ठीक है, नाउ कंपोनेंट, इसको बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहां आपको दिखना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग ये है, यहां आएगा FV cos थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, पावर इक्वल्स टू V इंटू F cos थीटा। F का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है वही पावर जनरेट करता है, ये मीनिंग है इस पॉइंट का। ठीक है, चलिए ये तो हो गई एवरेज पावर का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस पावर का भी हमने फॉर्मूला बना लिया। अब हम बात कर रहे हैं आपको इंस्टेंटेनियस पावर F.v वेक्टर है। ठीक है, अब उसको आगे एग्जांपल में लेके आता है। एक एग्जांपल ये भी एनसीईआरटी को उठाया, सॉल्व एग्जांपल है, ये भी नीट में आ चुका है, एज इट इज आया है, डाटास भी यही है, शायद थोड़े से चेंज हो सकते हैं बट आया यही है। 1800 kg वेट दे रखा है पैसेंजर प्लस एलिवेटर का। एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। यस, देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, 4000 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है। मिनिमम पावर कितनी देनी पड़ेगी मोटर ऑफ लिफ्ट को सो दैट वो ऊपर उसको उठा सके? कितना आसान क्वेश्चन है, आओ डिस्कस करते हैं। डाउनवर्ड फोर्स ऑफ एलिवेटर इज, डाउनवर्ड फोर्स कितना है, एक तो वेट और एक फ्रिक्शन, इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ रहा है? वेट आपको दे रखा है, मास दे रखा है 1800 इंटू 10 कर लेंगे, प्लस 4000, 22,000 आपका न्यूटन आ जाएगा डाउनवर्ड फोर्स।
मतलब मुझे कम से कम इतना फोर्स तो चाहिए ऊपर उठाने के लिए। तो मोटर को कितना फोर्स चाहिए, इतना फोर्स। स्पीड कितनी दे रखी है 2, ये लो इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। मल्टीप्लाई कर दो फोर्स इनटू वेलोसिटी। सर वेक्टर कहां गए भाई, फोर्स भी ऊपर, कौन सा फोर्स है, मोटर ने जो लगाया, लिफ्ट पर ऊपर ही लगाएंगे, वेलोसिटी कहां है ऊपर, तो एंगल तो 0 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई करते यू विल हैव वॉट में आ गया आंसर, आप चाहो तो एचपी हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, राइट। आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल, ये भी नीट लाया गया है, एनसीईआरटी बेस्ड। आपको वेट दे रखा है पानी का, इतना पानी है, वेल से 100 मीटर का वेल, एक कुआं है, उससे उठाना है, 1 घंटे में उठाना है। और आप सुनिए एफिशिएंसी, इस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 50% एफिशिएंसी, मतलब आप 100 वाट लगाओगे उठाने में, 50 वाट का ही पावर जनरेट होगी। आप अप्लाई करोगे 100 तो 50 वाट, इसको बोलते हैं 50%। आपने 100 जूल वर्क किया तो मिलेगा आपको 50 जूल ही, 50% एफिशिएंसी। आओ बात करते हैं पावर आउटपुट क्या होगा। जो भी मशीन उठा रही होगी वो वर्क डन कर रही होगी, अपॉन टाइम में कर रही होगी, इसको डिवाइड करते आपके पास आ जाएगा पावर mgh अपॉन डेल्टा टी। वर्क डन किसने किया, जिसने भी किया, पानी को उठाने में किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया, तो ग्रेविटी का जो भी वर्क डन है उसका नेगेटिव कर लो, दैट इज योर वर्क डन। ऑब्वियस एक्सटर्नल एजेंट का ही वर्क डन है, mgh अपॉन डेल्टा टी। मास रखिए, g रखिए, h रखिए, डेल्टा टी रखिए, यू विल हैव पावर आउटपुट। लेकिन बात ये नहीं है, बात उसने कहा कैलकुलेट द पावर, आउटपुट पावर नहीं बोला उसने, इनपुट बोला है। तो ऑब्वियस आप इनपुट लगाओगे डबल तो आपको आधा मिलेगा। तो एक काम करते हैं, एफिशिएंसी हर बार 50% तो नहीं होगी, तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। ये ईटा है, पी आउटपुट अपॉन पी इन। इस एफिशिएंसी से ईटा परसेंटेज है, यदि परसेंटेज नहीं दे रखा हो, राइट, तो इसको रेशियोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिवाइड कर दो, यू विल हैव 1/2। एफिशिएंसी फैक्टर फॉर्म में, ये है परसेंटेज फॉर्म में, तो पहले फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ पी इन निकालना है, तो क्या मैं पी इन को लिख सकता हूं यहां से, पी आउट अपॉन ईटा, राइट। ईटा आपको दे रखा था फैक्टर फॉर्म में 1/2। पी आउट का फॉर्मूला ये रहा, mgh अपॉन डेल्टा टी। एम रखिए, जी रखिए, एच रखिए, डेल्टा टी रखिए, ध्यान से 1 आर है, उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, सारा काम ऐसा यूनिट में कर रहे हैं। ईटा 0.5 1/2 एंड यू विल हैव द आंसर 4000 वॉट, 4 किलोवाट, राइट। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो है आज का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 में हम लेके आएंगे आपको कॉलिजन, यस, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन समझाएंगे और आपको कॉलिजन पढ़ाएंगे। यदि कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।